हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी कि हमारे देश का जो संविधान का जो विकास हुआ है और कौन कौन से अधिनियम आए हैं और कौन कौन से एक्ट आए हैं, उसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले आया था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे। पहला सवाल है, भारत में एक निश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सवाल आएगा कि भारत में एक निश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला जो अधिनियम आया था जिससे हमारे देश के संवैधानिक विकास का शुरुआत हुआ था, वो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों ये एक्ट आया था 1773 में, जबकि इसे लागू किया गया था किस वर्ष? 1774 में। एक वर्ष बाद इसे लागू किया गया था। अगला सवाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट सवाल है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये दो प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इन दो प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया था? तो इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो एक्ट कौन था? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ऐसा अधिनियम या एक्ट था जिसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस अधिनियम के तहत पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या 4 थी। कितनी थी दोस्तों? 4। उसके बाद है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला सवाल है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? तो कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 4 थी। और एक क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? सर इलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थी। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में कौन से विषय शामिल थे? तो इसमें थे सिविल, आपराधिक और नौसेना मामला। कौन कौन था दोस्तों? सिविल था, आपराधिक था और नौसेना मामले को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल किया गया था। अगला सवाल है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। कहाँ पर अपील हो सकती थी? तो प्रीवी काउंसिल में इस अपील हो सकती थी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों यानी कि जो गलती था उसके परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? कहने का मतलब ये था कि 1773 का जो एक्ट आया था उसी एक्ट के तहत हमारे संवैधानिक विकास का शुरुआत हुआ था। अगर उसमें कोई त्रुटि या गलती हो गई थी उस अधिनियम के द्वारा, तो उस अधिनियम के त्रुटियों को सही करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? तो उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 के अधिनियम में। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उनको प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान किया गया था। अब है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो टोटल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो ये हो जाएगा
चार्टर अधिनियम 1793। अगला सवाल है, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1793। क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1793। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया गया? सवाल है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया? तो ये था 1793 का चार्टर अधिनियम, जो बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया था। अगला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1813। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो ये हो जाएगा 1813। अगला सवाल है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? भारत में जो था ईसाई धर्म की प्रचार की अनुमति प्रदान किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अगला सवाल है, किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो ये भी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अगला सवाल है, अब है चार्टर एक्ट 1833। क्या है दोस्तों? चार्टर एक्ट 1833। इससे संबंधित पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके तहत जो था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके तहत किसको गवर्नर जनरल बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया था, वो था 1833 का चार्टर एक्ट। अगला सवाल है, चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 87। क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा 87। अगला सवाल है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? ये था चार्टर एक्ट 1813 33 जो था, ये था सुनिश्चित किया गया इसके द्वारा कि भारतीय क्षेत्र का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अगला सवाल है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? 1833 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी कि चौथा सदस्य का प्रावधान किया गया था। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला है, पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो पहला विधि विशेषज्ञ जो नियुक्त किया गया था उस व्यक्ति का नाम था मैकाले। अब है चार्टर एक्ट 1853। कौन सा है दोस्तों? चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। इसमें पहला सवाल है, पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। क्या किया गया? इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था। तो सवाल आएगा कि गवर्नर जनरल का जो विधायी कार्य है और प्रशासनिक कार्य है उसको पहली बार किस चार्टर एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? तो 1853 के द्वारा। अगला सवाल है, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद का स्थापना किया गया? भारतीय विधान परिषद का स्थापना हुआ था 1853 के अधीन, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद है,
किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। तो 1853 का एक्ट जो था, इसके द्वारा 1853 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया था। इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी। उस समिति का क्या नाम था? तो उस समिति का नाम था मैकाले समिति। अगला सवाल है, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया था? तो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। अगला सवाल है, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? तो चार्टर एक्ट 1853। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 के अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला सवाल है, अब है 1858 का अधिनियम। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। जो भारत शासन अधिनियम था 1858, यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है दोस्तों? एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे 1858 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वाइसराय थे। नेक्स्ट है, 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? तो भारत के राज सचिव को दे दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था कितने सदस्य भारत परिषद का? तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 1858 का अधिनियम। अगला सवाल है, भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण क्या था? तो उसका कारण था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। अब है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। पहला सवाल है कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाली अधिनियम कौन सा था? सवाल ये है कि भारत में जो हमारा मॉडर्न इंडिया था, आधुनिक भारत में सबसे पहले प्रतिनिधित्व प्रणाली, सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो आरंभ हुआ था वो कौन सा अधिनियम था? तो 1861 का अधिनियम था। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? सबसे पहले भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया वो अधिनियम था 1861 का अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दिया गया? 1861 का जो अधिनियम था उसमें आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास था? तो ये था वायसराय के पास था। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला सवाल है, किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन, विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का कल्पना किया गया? तो यह था 1861 का अधिनियम। अगला सवाल है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान किया गया। वायसराय का जो परिषद था उसको कानून बनाने का शक्ति प्रदान किया गया, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। किसकी शुरुआत किया? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया था। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले
कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया? तो ये हो जाएगा न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 6। न्यूनतम कितना होगा? 6 होगा। और अधिकतम कितना होना चाहिए? तो अधिकतम सदस्य 12 होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल जो होता था कितने वर्ष का? तो अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का था। अगला सवाल है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषद, प्रांत में जो स्थापित विधान परिषद कौन कौन थी? तो बंगाल हो गया। बंगाल में कब स्थापित किया गया था विधान परिषद? 1862 में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कब किया गया? 1866 में। और पंजाब में 1879 में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो विधि सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था, तो ये था 1861 का अधिनियम। अगला सवाल है, वायसराय को अपने परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी कि पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया। पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा, ये लाइन आप लोग याद रखेंगे। पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था किस अधिनियम में? 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 3 थी। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। मद्रास बंबई प्रांतों की विधान बोल रहा है कि मद्रास तथा बंबई का जो प्रांत था उसकी विधानसभा को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था। कौन सा अधिनियम था? तो ये था 1861 का अधिनियम। अगला है 1892 का अधिनियम। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था। न्यूनतम संख्या 10 निर्धारित था और अधिकतम संख्या 16 निर्धारित किया गया था। अगला सवाल है, बंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो अतिरिक्त की बात करेंगे तो न्यूनतम में 8 रखा गया था, अधिकतम 8, अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य। अगला सवाल हो जाएगा, बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो अधिकतम संख्या 20 सदस्य को निश्चित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था वो कितना था? तो कार्यकाल था 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो सवाल आएगा कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य जो था उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था? तो 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। अगला सवाल है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई? तब परोक्ष निर्वाचन रीति को अपनाया गया था। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांत दोनों विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले सवाल है कि केंद्र और प्रांत दोनों विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार जो दिया गया था किस अधिनियम में? तो 1892 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। यानी कहने का मतलब जो 1892 का अधिनियम आया था उसके अंतर्गत अगर नया कानून निर्माण होगा तो उसके तहत जो प्रांत का जो व्यवस्थापिका है उनके सभा के लिए क्या अनिवार्य था? तो गवर्नर जनरल की पहले स्वीकृति जरूरी थी। अगला सवाल है, आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था? यह था 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट है,
1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों, न्याय नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों पर। तो प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था किसके सिफारिश पर? विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ तथा जमींदारों आदि के सिफारिश पर सदस्यों का चुनाव किया जाता था। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। अगला सवाल है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभा यानी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो ये जो थे ये पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कौन कौन प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला सवाल है 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी। अगला सवाल है 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1892 का जो अधिनियम था उसके आलोचना करने वाले नरम दल के नेता कौन थे जिसका नेतृत्व किए थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम के द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे एस.एन. बनर्जी। कौन थे दोस्तों? तो ये थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो सवाल पूछा गया है कि 1892 का जो अधिनियम आया था इसके अंतर्गत जो केंद्रीय परिषद का जो गठन किया गया था उनके प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो इनमें थे गोपाल कृष्ण गोखले जो किसके गुरु थे? गांधी जी के गुरु थे। उसके बाद दूसरा नेता थे रास बिहारी बोस और तीसरा नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो याद रखेंगे आप लोग 1892 के अधीन जो केंद्रीय परिषद का जो गठन किया गया था इसमें प्रमुख भारतीय नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो था इसको किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो हुआ था जनवरी 1910 में लागू हुआ था। अगला सवाल है 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा कर कितना किया गया था? तो इसको बढ़ाकर 60 सदस्य किया गया था। नेक्स्ट है 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो ये 69 हो गई थी। अब आएंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए क्या? पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो किस वर्ष लागू हुआ था? जो 1910 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन था? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है मार्ले मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो पृथक निर्वाचन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? सवाल आएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मार्ले मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत सचिव लॉर्ड मिंटो ने, भारत सचिव कौन था? लॉर्ड मिंटो। इसने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो इसके द्वारा सचिव जो भारत सचिव था लॉर्ड मार्ले, इसके द्वारा मिश्रित निर्वाचन मंडल का सिफारिश किया गया था। मिश्रित निर्वाचन मंडल का सिफारिश किया गया था। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल आएगा कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था? वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है
सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे A.T. अरुणडेल। अगला सवाल है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SP सिन्हा, और इसका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। नेक्स्ट है 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र जो था उनके लिए कितने श्रेणी था? तो उनके लिए टोटल 3 श्रेणी था। 1909 का जो कानून था, अधिनियम था, उसके अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की कितनी श्रेणियां थी? तो टोटल 3 श्रेणियां थी। अगला सवाल पे आएंगे विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था। सवाल है कि पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई थी। कहां पर? तो विधायी परिषद में। नेक्स्ट है विधायी परिषदों में लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सवाल है कि विधायी परिषदों में लोकहित के विषय को, लोकहित में जो सवाल होता है तो लोगों के हितों के लिए जो विषय को प्रस्तुत करने वाला, जो अधिकार देने वाला जो अधिनियम था वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब हम लोग आएंगे भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। पहला सवाल देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? इसका आधार सामग्री था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। इसका आधार सामग्री पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? अब पूछ रहा है जो 1919 में जो अधिनियम आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना किस अधिनियम का उद्देश्य था? 1919 के अधिनियम का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। सवाल है कि जो 1919 का अधिनियम था उसकी प्रस्तावना में क्या समावेश था? तो अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? जो 1919 का अधिनियम आया था भारत सरकार का, इसको बोला जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में, कहां पर? ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? इसको दिसंबर 1919 में पारित किया गया था। दिसंबर 1919 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? 1919 का अधिनियम 3 जनवरी 1921 को इसे लागू किया गया था। 3 जनवरी 1900 ब्रिटिश संसद में पारित किया गया 1919 में, और ये लागू कब किया गया? 3 जनवरी 1921 को। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो इसका हो जाएगा द्वैध शासन। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वैध शासन। अगला है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो इसका विभाजन 2 भागों में किया गया। एक था क्या? एक था आरक्षित और दूसरा था क्या? हस्तांतरित विषय। तो सवाल आएगा कि 1919 का जो अधिनियम था इसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो 2 भागों में किया गया। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट है हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो सवाल आएगा जो 2 विषय था तो उसमें से हस्तांतरित विषय पर राज्य के गवर्नर जो थे किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो ये राज्य के गवर्नर जो होते थे वह मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। अगला है आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो ये हो जाएगा कार्यकारी परिषद की सलाह पर। कार्यकारी परिषद की सलाह पर। तो दोनों आप लोग को याद रखना है। सवाल आएगा कि 2 विषय था, एक था हस्तांतरित विषय और एक था क्या?
आरक्षित विषय था, हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। इन दोनों विषय पर राज्य का जो गवर्नर होता था वो किसकी सलाह पर कार्य करता था, किसकी सलाह पर कार्य करता? हस्तांतरित विषय हो जाएगा तो मंत्रियों के सलाह पर हो जाएगा, और आरक्षित विषय हो जाएगा तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय गमन नियमों के अनुसार। न्याय गमन नियमों के अनुसार प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति का जो विभाजन किया गया था किस नियम के अनुसार? तो न्याय गमन नियम के अनुसार। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? तो मान्य मत होता था केंद्र सरकार का। किसका होता था? केंद्र सरकार का मत जो होता था मान्य होता था। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ। सवाल आएगा कि 1919 का जो अधिनियम था वह उसका झुकाव किस तरफ था? तो संघात्मक सरकार की तरफ था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो 9 प्रांतों में द्वैध शासन जो आया था 1919 के अधीन। तो ये सवाल पूछ रहा है कि प्रांतों में, कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो टोटल 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद किस प्रकार की थी? तो एक थी एक सदनीय। क्या था ये था एक सदनीय। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। सवाल आएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी पहली बार विधानसभा के लिए प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए। क्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिखों के लिए, उसके बाद भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है, उन्नीस सौ 19 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो मतदान का जो शर्त था वो निर्धारित किया गया था अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। नेक्स्ट है, प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार जो प्रांतीय विधानमंडल को दिया गया किस अधिनियम में? तो 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा प्रति वर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? सवाल है कि प्रति वर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया था? तो कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। अगला सवाल है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी। तो ये सारी शक्ति किसके पास था? गवर्नर के पास। तो प्रांतीय विधानसभा का जो सत्र था उस सत्र को बुलाने, विधानसभा का सत्र स्थगित करने, विधानसभा का सत्र को भंग करने की शक्ति किसके पास था? तो गवर्नर के पास ये सारी शक्तियां उपलब्ध थी। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया? तो सवाल है कि जो द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था 1919 के अधिनियम में, कहां पर यह संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो हो जाएगा पंजाब के क्षेत्र में। अगला सवाल है,
मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा, कि मंत्री जो है गवर्नर का प्रसाद पर्यंत, मतलब गवर्नर जब तक बोलेंगे तब तक मंत्री अपने पद पर बना रहेगा। यह व्यवस्था कौन सा अधिनियम के द्वारा लाया गया? 1919 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु वांछित शर्त क्या थी? तो वायसराय की अनुमति। इसमें किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी अध्यादेश जारी करने के लिए? वायसराय की। अधिनियम हो जाएगा 1919। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित किया गया? तो द्विसदनीय विधानसभा स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। विधानसभा द्विसदनीय विधानसभा स्थापित, कौन सा अधिनियम? केंद्र में प्रथम बार, तो 1919। नेक्स्ट, वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी। वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पूछ रहा है कि प्रथम बार राज्यसभा जो स्थापित हुआ था वह कौन सा अधिनियम इसके लिए उत्तरदायी था? तो 1919 का अधिनियम। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित जो राज्यसभा का कार्यकाल था वह कितने वर्ष निर्धारित किया गया था, निश्चित किया गया था? तो इसे 5 वर्ष निश्चित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? ये हो जाएगा कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव। कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव यानी कि आर्थिक बिल। कौन सा प्रस्ताव जो है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था किस अधिनियम के तहत? 1919। ये हो जाएगा आर्थिक बिल, जिसका पूरा नाम है कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव। नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। 1919 का जो अधिनियम था इसके द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी। तो न्यूनतम संख्या हो जाएगा 8 और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम संख्या हो जाएगा 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित किया गया था। भारतीय सदस्यों की संख्या 3 निर्धारित किया, पहले 2 से बढ़ाकर कितना किया गया? 3 किया गया। तो सवाल आएगा कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 निश्चित किया गया था? तो 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है, उन्नीस का अधिनियम चल रहा है। इसके अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? तो इसका जवाब हो जाएगा आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। पहला हो जाएगा आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। तो ये हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? तो ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय बजट होगा और प्रांतीय बजट होगा, दोनों को क्या किया जाएगा? अलग अलग पेश किया जाएगा। ये बात किस अधिनियम में बोला गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ऐसा बात बोला गया था। नेक्स्ट है, पहली बार एक लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो पहली बार बोल रहा है ये लोक सेवा आयोग का स्थापना जो हुआ था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया था। नेक्स्ट है, और ये ऐसा सवाल है जो स्टेटमेंट के अंतर्गत आ सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसके अधीन केंद्रीय सरकार में कौन सा विषय रखा गया था? जो 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें केंद्रीय सरकार में कौन सा विषय शामिल था? तो चलिए देखते हैं। पहला था नाविक को शामिल किया गया था, सेना को शामिल किया गया था, बाह्य संबंध को शामिल किया गया था, भारतीय राजाओं से जो संबंध था उसको भी शामिल किया गया था, रेलवे को शामिल किया गया था, डाक तथा तार को शामिल किया गया, मुद्रा को शामिल किया गया, ऋण आय के साधन को भी शामिल किया गया था, फौजदारी को भी शामिल किया गया, दीवानी कानून जो होता था उसको भी शामिल किया गया और अखिल भारतीय सेवाएं आदि को शामिल किया गया था। तो सवाल आएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय सरकार में किस किस विषय को शामिल किया गया था? तो आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है? कि नाविक को शामिल किया गया,
सेना को शामिल किया गया, बाह्य संबंध होते थे उसको शामिल किया गया, भारतीय राजाओं से संबंध को शामिल किया गया, रेलवे को शामिल किया गया, डाक एवं तार को शामिल किया गया, मुद्रा को शामिल किया गया, ऋण आय के साधन को शामिल किया गया, फौजदारी शामिल किया गया, दीवानी कानून को शामिल किया गया और आय अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि को शामिल किया गया। तो आप लोग कम से कम इतना विषय याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर रहे हैं। इसके अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे। वो था कौन? केंद्रीय सरकार में। ऊपर क्या था? केंद्रीय सरकार में। अब क्या है? प्रांतीय सरकार में किन किन विषय को शामिल किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे ध्यान से। पहला हो जाएगा विषय स्थानीय स्वशासन। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। दूसरा हो जाएगा शिक्षा, तीसरा हो जाएगा स्वास्थ्य, चौथा याद रखना है कृषि, पांचवा याद रखना है उद्योग, छठा याद रखना है बिक्री कर, सातवां याद रखना है सहकारी समितियां, आठवां याद रखना है भूमि कर, नौवां याद रखना है प्रशासन, 10वां याद रखना है सिंचाई, 11वां याद रखना है न्याय, 12वां याद रखना है पुलिस और 13वां याद रखना है कारागृह। तो ये सब जो है प्रांतीय सरकार के अंदर इन सभी विषयों को निहित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो ये हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो प्रांतीय सरकार में हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, जिनका स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। शिक्षा हो गया, विषय कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह को प्रांतीय सरकार के अधीन रखा गया था। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो कांग्रेस के मध्यम मार्गियों द्वारा इनका स्वागत किया गया था। जो 1919 का अधिनियम था, इनका किन लोगों ने स्वागत किया था? तो कांग्रेस के मध्यम मार्गियों द्वारा इसका स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है मूडी मैन समिति। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? तो 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु मूडी मैन समिति का गठन हुआ था। क्यों? तो 1919 का जो अधिनियम आया था उसका जांच पड़ताल करने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। यह कथन संबंधित है किस अधिनियम से? तो पहले स्टेटमेंट याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी करता है। ये स्टेटमेंट जो है किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेष अधिकारों के संदर्भ में, जो गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है किसने कहा था 1919 का अधिनियम? 1919 का जो अधिनियम है भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था। 1919 का जो अधिनियम था भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, और ये 1919 के अधिनियम का लास्ट सवाल है, किसका कथन था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? सवाल आएगा चेम्सफोर्ड सुधार जो था ये भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का ही अंग था। तो ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था। अगला है भारत शासन अधिनियम। ये 1935 में आया था और भारत शासन अधिनियम 1935 ऐसा अधिनियम है जो यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अधिनियम शासन अधिनियम 1935। पहला सवाल है, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। पूछा जा रहा है कि भारत में उत्तरदायी शासन का स्थापना जो किया गया, मतलब उत्तरदायीपूर्ण शासन का जो स्थापना हुआ, उसमें अंतिम अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 को कब पारित किया था? तो इसे अगस्त 1935 में पारित किया गया था। तो याद रखना है कि जो ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, कब किया? अगस्त 1935 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है इसकी, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना करना। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में
सबसे पहले संघात्मक सरकार का स्थापना किस अधिनियम का विशेषता था? तो 1935 का ये विशेषता था। नेक्स्ट है प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना, और प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना ये भी 1935 की प्रमुख विशेषता है। और केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित करना, तो ये तीनों जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम का। तो 1935 की विशेषता में पहला याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार का स्थापना किया गया, प्रांतों में स्वायत्त शासन को स्थापित किया गया, और तीसरा था केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित करना। नेक्स्ट है अगला सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी। सवाल पूछा जा रहा है जो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत क्या था? अवशिष्ट शक्तियां थी, वह केंद्रित थी। पूछा जा रहा है तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी किसके पास केंद्रित होती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित होती थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ, अंग्रेज ने अखिल भारतीय शब्द को प्रस्तावित किया था? वो कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 में विषय को विभाजित किया गया था। सवाल पूछा जा रहा है कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो विषय था उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था? इनको 3 सूची में विभाजित किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान किया गया था वह किस अधिनियम के द्वारा? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, याद रखेंगे। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल पूछ रहा है कि भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास जो किया गया था वो कौन सा अधिनियम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। अगला सवाल पे आएंगे हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद, कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? यानी कि आर्टिकल पूछा जा रहा है और शेड्यूल की संख्या। 1935 का जो अधिनियम आया था उसके समय टोटल आर्टिकल और टोटल शेड्यूल कितना था? तो याद रखना है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेदों की संख्या 321 थी, जबकि शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां कितनी थी? टोटल 10 थी। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित किया गया। भारत में जो संघात्मक सरकार को स्थापित किया गया वह कौन सा अधिनियम था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना, अखिल भारतीय संघ जो था उसमें शामिल होना किसके लिए बहुत ही जरूरी था? तो ये ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए अखिल भारतीय संघ में शामिल होना बहुत ही अनिवार्य था। नेक्स्ट देखेंगे, ये जितने भी सवाल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आप जो भी एग्जाम देते हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका होता है, इसलिए आप लोग इसे सारे क्वेश्चन जितने भी सवाल है सभी के सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था, किसके लिए? तो भारतीय राजाओं के लिए। सवाल है 1935 का जो अधिनियम था उसमें अखिल भारतीय में शामिल होना ऐच्छिक था, किसके लिए? तो भारतीय राजाओं के लिए। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के लिए, सभी रियासतों के शासक के लिए क्या अनिवार्य था? जितने भी रियासत थे उनके शासक के लिए क्या जरूरी था कि 1935 में जो अधिनियम आया था उसके संघ में शामिल होना? अनिवार्य क्या था? तो अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर, अंगीकरण यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना, यानी मतलब संघ के जो यानी कि जितने भी रियासत थे वहाँ के राजा के लिए क्या अनिवार्य था? उसमें शामिल अगर होना चाहते थे तो उसके लिए क्या जरूरी था? तो एक होता था विलय पत्र, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो सवाल आएगा कि 1935 में जो वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा हो जाएगा संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता के अधिकारी के रूप में। तो गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति किया गया था 1935 के अनुसार किस रूप में? तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में और संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट है
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांत सरकारों के मध्य में वैधानिक शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूची बनाई गई थी? तो ये 3 सूची बनाई गई थी। कितनी सूची थी? तो सबसे पहले याद रखना है, टोटल 3 सूची बनाई गई थी। सूची का नाम याद रखेंगे, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अब देखेंगे संघ सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में टोटल 59 विषय था। याद रखेंगे जो 1935 का अधिनियम आया था उसके अंतर्गत सूचियों की संख्या 3 थी, जिसमें से संघ सूची में टोटल 59 विषय था। उसके बाद प्रांतीय सूची में कितना विषय था? 54 विषय था, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 36 थी। संघ सूची 59, प्रांतीय सूची 54 और समवर्ती सूची 36। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय। जो संघ सूची में टोटल कितना विषय था? 59 विषय था। उनमें से प्रमुख विषय थे वो कौन था? तो पहला था सशस्त्र सेनाएं। उसके बाद हो जाएगा डाक तार। उसके बाद हो जाएगा मुद्रा यानी कि करेंसी। देन हो जाएगा रेल। उसके बाद विदेशी, जितने भी विदेशी मामले थे सबको किस में रखा गया? संघ सूची में। उसके बाद है अखिल भारतीय सेवा। ये सभी को किस विषय के अंतर्गत रखा गया? तो संघीय विषय के यानी कि संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। तो सवाल आएगा कि संघीय सूची के प्रमुख विषय में कौन कौन आएगा? तो सशस्त्र सेनाएं किस में आएगा? संघ सूची। डाक तार किस में आएगा? संघ सूची। मुद्रा और रेल किस में आएगा? संघ सूची। विदेशी मामले किस सूची में आएगा? संघ सूची। अखिल भारतीय सेवाएं, इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो संघीय सूची के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कुल विषयों की संख्या कितनी थी 1935 के अंतर्गत? तो 59 थी। अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? तो विधि निर्माण का अधिकार जो था गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को ये अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था। तो किसके द्वारा प्रशासन किया जाता था? तो ये गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय तथा इनकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा प्रशासन किया जाता था। किन विषयों का? तो आरक्षित विषयों का। किसके अंतर्गत? केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? तो गवर्नर जनरल करता था, और उनकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा प्रशासन किया जाता था। नेक्स्ट है 1935 का जो अधिनियम था इसके अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था। तो पता ही है गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है ये जितने भी सवाल है बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को। मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता का अधिकार जो दिया गया था किसको दिया गया था? वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? सवाल आया है कि जो 1935 का अधिनियम था उसके अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषय के संदर्भ में जो गवर्नर जनरल होता था वो किसके अधीन होता था? तो वो भारत सचिव के अधीन होता था। नेक्स्ट है 1935 के नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास था? तो ये अधिकार था गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय के पास था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल यानी कि व्यवस्थापिका सदनीय थी। तो कैसी सदनीय था? तो ये द्विसदनीय था। याद रखना है कि 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल सदनीय कैसा सदनीय था? तो एक सदनीय नहीं था, ये द्विसदनीय था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल केंद्रीय विधानमंडल को ही क्या बोला जाता है? केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों में प्रावधानित सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसकी सदस्य संख्या उच्च सदन की बात करेंगे तो उच्च सदन में हो जाएगा 260, जबकि निम्न सदन की बात करेंगे तो निम्न सदन में हो जाएगा 375। वर्तमान में विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र में बात करेंगे तो
राज्यसभा को उच्च सदन कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहकर संबोधित किया जाता है। तो 1935 का अधिनियम जो आया था, उस समय जो केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों में प्रावधानित सदन संख्या, तो उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375 सदस्य शामिल थे। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था में निम्न सदन का कार्यकाल, निम्न सदन जो होता था उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया था। कितना वर्ष? तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6, भारत सचिव जो होता था उसके लिए अधिकतम 6 और न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान जो था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारत सचिव के लिए परामर्शदाता जो नियुक्त किया गया था वो अधिकतम कितना था? 6 और न्यूनतम कितना था? 3। किस अधिनियम के अनुसार? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति निहित थी। सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसमें संशोधन यानी कि बदलाव या परिवर्तन, तो संशोधन अथवा परिवर्तन जो करने का जो अधिकार था ये किसके पास था? तो ये था ब्रिटिश संसद के पास ये अधिकार था कि 1935 के अधिनियम में संशोधन भी कर सकता है और परिवर्तन भी कर सकता है। नेक्स्ट 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? तो मंत्रिमंडल को दिया गया था। 1935 का अधिनियम था, इसके अधीन जो प्रांतीय क्षेत्र का प्रशासन, प्रांतीय क्षेत्र का प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? तो मंत्रिमंडल को दिया गया था। नेक्स्ट 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें मंत्रिमंडल जो होता था उसको किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के प्रति, जो वर्तमान में विधानसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन कहकर संबोधित किया जाता है। अगला सवाल पे आएंगे हम लोग। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण कौन करता था? तो गवर्नर के द्वारा किया जाता था। 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत जो प्रांतीय विधानसभा होता था उसमें कार्य का जो संचालन संबंधी नियम था उसका निर्माण कौन करता था? तो गवर्नर के द्वारा उसका निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? तो गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने के लिए किसका अनुमति जरूरी होता था? तो गवर्नर की अनुमति होना जरूरी होता था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1935 का जो अधिनियम था उसके अनुसार किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का व्यवस्था किया गया था? द्विसदनीय विधानमंडल का व्यवस्था किया गया था किन किन प्रांतों में? तो याद रखना है, पहले अपना स्टेट याद रखना है बिहार हो गया, नहीं सॉरी दोस्तों, पहला बंगाल, उसके बाद बिहार, असम, बंगाल, बिहार, असम, बम्बई मद्रास तथा संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत के अंतर्गत कौन आता था? उत्तर प्रदेश। तो द्विसदनीय विधानमंडल का व्यवस्था जो किया गया था बंगाल में, बिहार में, असम में, इसके बाद बम्बई में, मद्रास में और संयुक्त प्रांत के अंतर्गत कौन सा स्टेट को शामिल किया गया था? तो उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इसे समाविष्ट किया गया था। जो अनुदेश प्रपत्र होता था उनको भारत के संविधान में किस रूप में समाहित किया गया था? तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में, किसमें? तो मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत यानी कि बुलाया जा सकता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल या वाइसराय। कहने का मतलब है जो केंद्रीय विधायिका का जो दोनों सदन था, अगर दोनों सदन के विधायिका के बीच में अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता था, ये अधिकार किसके पास था? तो ये अधिकार था गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय के पास था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य सांविधिक विवादों को निपटाने हेतु
किस न्यायालय का स्थापना किया गया? तो ये हो जाएगा फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय न्यायालय दिल्ली का स्थापना किया गया था। अब है कि संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाई, संघ था और इसमें संघ में जितनी भी इकाइयां शामिल थी, अगर उसके संवैधानिक विवाद में अगर निपटारा करना है तो न्यायालय का स्थापना कहाँ किया गया? दिल्ली में, जिसको क्या बोला गया? संघीय न्यायालय या फेडरल न्यायालय। ये कहाँ पर स्थित था? तो ये दिल्ली में स्थित था। नेक्स्ट है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं के किस अधिनियम से प्राप्त किया? तो 1935 के भारतीय अधिनियम से प्राप्त किया गया था। सवाल है कि संघ सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र में जो सरकार है उसके द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार, राज्य को जो आदेश दिया जाता था वो विचार भारत के संविधान निर्माताओं के किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? तो 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो एक मुख्य न्यायाधीश, एक क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश, और दो थे अन्य न्यायाधीश। जो फेडरल न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में। जिस फेडरल न्यायालय का स्थापना, जिसको संघीय न्यायालय कहा गया, इसका स्थापना दिल्ली में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसमें होते थे क्या? 3 न्यायाधीश, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय न्यायालय जो कहां पर था? दिल्ली में। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा। यहाँ पे जो टोटल कितने न्यायाधीश थे? 3 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था? तो ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के यानी कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित किया गया था। कितना? तो 65 वर्ष निर्धारित किया गया था। जो संघीय न्यायालय 1935 में स्थापित किया गया था दिल्ली में, उसमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित किया गया था न्यायाधीशों के लिए। कितना वर्ष? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता था। क्या क्या अधिकार? इस तो हो जाएगा प्रारंभिक, उसके बाद अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। 1935 का अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल न्यायालय जो दिल्ली में स्थापित हुआ था, उसमें अधिकारिता क्षेत्र में कौन कौन आता था? प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्याय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। तो कहाँ पे अपील किया जा सकता था? तो प्रीवी काउंसिल में अपील किया जा सकता था। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था भारत सरकार का जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक की कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम के बारे में ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट या कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। नेक्स्ट है, अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? तो ये बोला गया था किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा बोला गया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1935 के अधिनियम के पास इसलिए पास किया गया था क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। किस वायसराय ने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। उसके बाद है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। जो 1919 का अधिनियम जो था भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
कहा गया था। तो ये था 1935 का अधिनियम। क्या था दोस्तों? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी 1935 के अधिनियम से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं, उनका मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। तो चलिए देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 जो बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, क्रिप्स मिशन जो था किस वर्ष भारत आया था? बहुत ही बार पूछा जाने वाला सवाल है कि क्रिप्स मिशन जो था किस वर्ष भारत आया था? तो 1942 में ये भारत आया था। नेक्स्ट है, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो ये बात कहा गया था पहली बार स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में बोला गया था कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा? भारत को डोमेनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव लाया गया था किस माध्यम से? तो ये क्रिप्स मिशन के माध्यम से इसे लाया गया था। सवाल है कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव लाया गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। नेक्स्ट है, प्रांतों और रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था, क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, याद रखेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था? तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्या कर दिया? स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? सवाल पूछा जा रहा है, जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव था जो 1942 में भारत आया था, उसको मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार करने का कारण क्या था? इसका कारण था क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इसका जो जवाब है बहुत ही बेहतरीन जवाब है कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? तो उसने क्या किया था? पाकिस्तान का अलग स्टेट के रूप में मांग किया था कि पाकिस्तान को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन क्रिप्स मिशन ने उसकी मांग को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो पहला था कि मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, इसलिए। अब है, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार क्यों किया? कांग्रेस ने अस्वीकार क्यों किया? इसका कारण था, कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमेनियन स्टेट का बात किया गया था, इसलिए कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस क्या चाहती थी? पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमेनियन स्टेट का बात किया गया था, इसलिए कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसको पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, अगला अब है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में देखेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में अब तक जो भी सवाल पूछे गए हैं कैबिनेट मिशन 1946 से, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था मार्च 1946 में आया था, जबकि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन जो था इनके सदस्य में कौन कौन शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में 3 सदस्य शामिल थे। पहला थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। तो याद रखना है कि क्रिप्स कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया था मार्च 1946 में। इनमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है,
वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया। वह कौन सा मिशन है जिसको संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया गया था? वो था कैबिनेट मिशन 1946, जो भारत आया था मार्च 1946 में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। ये जो सवाल है बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिला होगा। अगला है, किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन के लिए निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्याय उचित एवं व्यवहार योजना बताया था? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद यानी कि लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या थी 389। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल संख्या कितनी थी? 389। तो 389 तो संख्या थी, लेकिन इसमें से ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो 296 थी, जिनमें 389 में से ब्रिटिश भारत को कितना सीट मिला था? तो 296 सीट मिला था। जबकि बात करेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो हो जाएगा चीफ कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासत, अब बात कर रहा है किसका? देशी रियासतों के लिए किए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 93। चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 हो जाएगा, जबकि देशी रियासत से कितना प्रतिनिधि? 93 यानी कि 93 प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। अब है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। इसमें कौन कौन सा समुदाय आ जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मुस्लिम समुदाय, उसके बाद हो जाएगा सिख समुदाय और सामान्य समुदाय। तो याद रखना है, जो कैबिनेट मिशन योजना जो भारत कब आया था? मार्च 1946 में। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का जो निर्धारण किया गया था कितने समुदाय के बीच? तो 3 समुदाय। 3 समुदाय कौन कौन था? मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था। सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना जो था इसके तहत देशी रियासत के प्रतिनिधियों के चयन का जो प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया गया था। तो ये था कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया था? मार्च 1946 में। इनसे जितने भी आज तक विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे संबंधित पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? क्या है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसे 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सवाल आएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया? जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब, कहाँ? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया? तो 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट है, ये जो विधेयक था कौन सा विधेयक? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति दी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसका स्वीकृति कब प्रदान किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को इसका स्वीकृति प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी कब हुआ? अगला सवाल है, ये जो अधिनियम है ये प्रभावी कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है,
भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? जो भारत सचिव या भारत मंत्री का जो पद था, इस पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था ये पूछा जा रहा है किस योजना पर आधारित था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंटबेटन योजना। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आधारित था माउंटबेटन योजना पे, और इस योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन।